बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि नए वज़ीर आज़म का इंतख़ाब होने जा रहा है, लेकिन इस सिलेक्शन की एक्सरसाइज से पहले एक अहम मुलाकात हुई है शहर इक़्तिदार में। ये मुलाकात किसकी हुई है और इसमें क्या डिस्कशन हुई है, और इसके अलावा नाज़रीन, बड़े ओहदे के लिए एक नाम फ़ाइनल किया गया है। अब किस ओहदे के लिए किसका नाम किसने फाइनलाइज़ किया है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। 2 अहम इजलास हुए हैं। एक बड़ा ही सेंसिटिव नोयत का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो ये सारी तफसीलात इन ख़बरों की अभी कुछ देर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस व्लॉग को शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं 2 दिल की बातें करना चाहूँगा। जो एक का तो मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया कि इमरान वसीम को राह चलते एक शहरी ने रोक लिया। तो उस शहरी ने रोक के मुझसे क्या कहा, क्यों कहा कि आप नाराज़ तो नहीं होंगे, मुझसे यकीन दहानी ली, कमिटमेंट ली, और फिर जब मैंने उनको यकीन दिलाया तो फिर उसका सवाल क्या था। इसके अलावा एक और भी इशू है, और वो नाज़रीन ऐसा इशू है जैसे मुझे लगता है कि हमारे सीने में दिल तो है लेकिन हमारे दिल में कोई दर्द या तकलीफ़ नहीं रही। एक होता ना किसी चीज़ का दर्द रखना, वो दर्द ख़त्म शायद हमारे दिलों से शायद ख़त्म हो चुका है। पहले नाज़रीन, मैं कहीं जा रहा था, राह चलते हुए इस्लामाबाद में, तो मुझे एक शहरी ने रोका। राह चलते मुझे एक शहरी ने रोका, और नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा। मुझे जो कोई अनजान शख्स रोकता है तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरा देखने वाला है, ये मेरे यूट्यूब चैनल को सुनने वाला है। तो मैं बड़ा रिगार्ड दे के, बड़ा एहतराम करके, क्योंकि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, ये आप देखने वालों की बदौलत है। इसमें मेरा कोई, क्या कहते हैं ना, कि मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ, मेरी कोई काबिलियत नहीं है। ये आप दोस्त देखने वालों की मोहब्बत है, चाहत है कि ये चैनल चल रहा है और मैं इस पे बैठ के आपको जो अपडेट हो रही हैं वो आपको बता रहा हूँ। मुझसे उसने पहले ये पूछा, इमरान वसीम भाई, आप नाराज़ तो नहीं होंगे, एक बात पूछूं या एक दरख्वास्त करूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप पूछें, आपने क्या आप कहना है। उसने कहा, इमरान भाई आप महंगाई पे क्यों बात नहीं करते? यानी नाज़रीन, ये जो इस वक्त जो सियासी रोना धोना चल रहा है वो अपनी जगह पे, अवाम को इस वक्त जो फ़िक्र लाहक है वो महंगाई की है। उनकी जेबों पर जो माशी बोझ पड़ा है, जो घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो मैंने उस भाई की सवाल का ये जवाब दिया कि अभी हुकूमतें बन रही हैं, मार-धार, जोड़-तोड़ चल रही है, हुकूमतें तश्कील पा जाएँ, हम महंगाई पे ज़रूर बात करेंगे, अभी करने का फ़ायदा नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, वफाकी हुकूमतें और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें तश्कील पाएँ तो एटलीस्ट आप महंगाई के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ बात किया करें। तो हम करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन पत्तोकी से है। बड़ी अफसोसनाक खबर है कि रात की तारीकी में एक नौमौलूद को कचरे पे फेंका गया। अब मैं इस मामले की गहराई में नहीं जा रहा कि उस नौमौलूद को कचरे पे क्यों फेंका गया। अगर दिल में थोड़ा सा दर्द होता, वैसे तो दर्द नहीं था तो उस नौमौलूद को कचरे पे फेंका, लेकिन अगर थोड़ा सा होता तो किसी यतीम खाने को दे देते, किसी घर के, जिसके घर में कोई औलाद नहीं था। आपको पता होता कि किसी के घर में औलाद है, फलां के घर में कोई बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, आप उसके घर के बाहर रख के किसी अनजान नंबर से फ़ोन करवा देते, या बेल बजा के आप चले जाते, या किसी और बंदे को, अनजान बंदे को दे के बच्चा उनके घर भिजवा देते। हुआ क्या नाज़रीन, कचरे पे फेंका गया, और इलाके के जो आवारा कुत्ते थे उन्होंने उस नौमौलूद को, अब उसका तो कोई कसूर नहीं था दुनिया में आने का, वो तो मासूम बेचारा, उसको कचरे पे फेंक दिया गया और आवारा कुत्तों ने नोच कर उसको जाम भाग कर दिया। वो दुनिया से चला गया, बगैर कसूर के आया था और चला गया, मार दिया गया उसको। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन। अली अमीन गंडापुर साहब नाज़रीन वज़ीर आला बनने के बाद बड़े मुतहर्रिक हैं। एक फ़ैसला कल उनका हमने आपके साथ शेयर किया था कि उन्होंने फरवरी 2023 से लेके
29 फरवरी 2024 तक जो KPK में तमाम जो कैडर में जो कैटेगरी में भर्तियां हुई हैं उनकी डिटेल मांगी है, लेकिन साथ में दूसरा फैसला ये भी किया गया है कि किसी किस्म की भर्तियां नहीं की जाएंगी। अब महकमों में, वजारतों में भर्तियां नहीं की जाएंगी, लेकिन जो सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो भर्तियां होती हैं उस पर इस फैसले का कोई इतलाक नहीं होगा, यानी वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। एक नाज़रीन ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन, आज जैसे वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो राब्ता कमेटियाँ हैं उनमें नाज़रीन एक बड़े अहम ओहदे पर जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं और एक बड़े ओहदे पर के लिए नाम फाइनलाइज किया गया है। ओहदा नाज़रीन गवर्नर पंजाब का है, बलीगर रहमान साहब की जगह पे अब नए जिस नाम को या जिस शख्सियत को अपॉइंट किया जाएगा उसमें नाज़रीन गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद का नाम था, नदीम अज़हर चंद का था और कमरुज़्ज़मान काहिरा साहब का था। तो रिपोर्ट ये है कि कमरुज़्ज़मान काहिरा साहब का नाम फाइनल कर लिया गया है और वो पंजाब के नए गवर्नर होंगे। अच्छा, एक तरफ पंजाब के नए गवर्नर की तैनाती है, यहाँ पे एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जिनका बयानिया है कि KPK में हमारे साथ धांधली हुई है, बलूचिस्तान में हुई है, PTI को जितवाया गया है, तो मौलाना फजल रहमान साहब किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करने जा रहे। मौलाना साहब कहते हैं कि ना वज़ीर आज़म का वोट दूंगा, ना वज़ीर आज़म को सपोर्ट करूंगा, ना सदर का वोट दूंगा, ना सदर के किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, मौलाना साहब का बयानिया है, मौलाना साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन इसमें नाज़रीन एक और चीज़ है कि जब आप एहतजाज पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, एक बयानिया आपने तराशा है, चले जैसा भी है आपने तराश लिया, एक पोजीशन आपने ले ली, तो फिर आप KPK के गवर्नर का मनसब अपने पास क्यों रख रहे हैं? गुलाम अली साहब को कहें कि वो रिज़ाइन करें, ओहदा छोड़ दें, क्योंकि जो PP और नून लीग के मबैन मामला तय पाए हैं उसमें KP का गवर्नर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, तो फिर आप रिज़ाइन कर दें। लेकिन यहाँ पे एक तरफ वो सख्त मौक़िफ़ कि किसी को सपोर्ट नहीं करना, हुकूमती बेंचेस में नहीं बैठना, वज़ीर आज़म को सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, सदर को सपोर्ट नहीं करेंगे, सदर के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम अली साहब को कहा गया है जमात की तरफ से, मौलाना साहब की जमात की तरफ से, कि आपने ओहदा नहीं छोड़ना, तब तक आपने गवर्नर के ओहदे पर रहना है, जब तक वज़ीर आज़म ने अगर नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर दी, तैनाती कर दी, तब आप छोड़ें, उसके अलावा आपने नहीं छोड़ना। तो कल हाजी गुलाम अली साहब जो हैं वो मीडिया पर भी मौजूद थे, तो उसमें फिर गुलाम अली साहब ने कुछ और चीज़ बयान की इस खबर के हवाले से कि मौलाना साहब ने कहा, जमात ने कहा कि आपने ओहदा नहीं छोड़ना। तो गुलाम अली साहब ने कहा कि हमें तो ऑफ़र की जा रही है हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से कि गवर्नर KPK का जो मनसब है वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात रख ले। और गुलाम अली साहब कहते हैं कि इस ऑफ़र को मौलाना साहब ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमने KPK की गवर्नरशिप भी नहीं लेनी। तो KPK की गवर्नरशिप नहीं लेनी तो फिर आप गुलाम अली साहब को रिज़ाइन करवा दें, रिज़ाइन करवा दें अगर नहीं लेनी, लेकिन अगर रखनी है तो फिर ओपनली रखें। यानी एक तरफ पंजाब का नया गवर्नर होगा, दूसरी तरफ जो है वो हाजी गुलाम अली साहब वो ओहदा नहीं छोड़ रहे अपनी पार्टी के कहने के ऊपर। इसके अलावा नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना है, तो वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तो बनानी है, क्योंकि पोजीशन ये है कि 200 से ज़्यादा वोट शहबाज शरीफ साहब के पास हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास अपने जितने वो गिने चुने वोट आपके सामने वो उनकी सपोर्ट हासिल है। तो इसमें आज नवाज शरीफ साहब ने जो नून लीग की पार्लिमानी पार्टी है नाज़रीन उसका इजलास समन कर लिया है, और वजह यह है कि हिकमत अमली बनानी है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शहबाज शरीफ के लिए वोट सिक्योर किए जा सकें, और साथ में नून लीग को बैप पार्टी की, पीपल्स पार्टी की, MKM की और काफ लीग और दीगर की सपोर्ट भी हासिल है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसी इलेक्शन के लिए हिकमत अमली फाइनलाइज करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी आज अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास 9:30 बजे बुला रखा है कौमी असम्बली में। तो वो अपनी हिकमत अमली बनाएंगे, नून लीग अपनी बनाएगी, पार्लिमानी पार्टी में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक नाज़रीन जो अहम चीज़ है, मेजॉरिटी तो शहबाज शरीफ साहब की मौजूद है, वो तो एक खाम ख्याली अगर किसी की है कि उमर अयूब साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो चलें उसकी खाम ख्याली रहे, उसको तो बंदा कुछ कह नहीं सकता ना। अब देखें ना कि अचकज़ई साहब को पहले क्रिटिसाइज़ यही करते थे, आज अचकज़ई साहब को सदारती कैंडिडेट बना दिया है। पहले अचकज़ई गद्दार था, अफ़गानी था, दुश्मन था, आज
وہ جمہوریت کے جو ہے وہ سمبل بن گئے ہیں انہی کے لیے جو ان پہ الزام لگانے والے تھے. لیکن بہرحال میری نظر میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے جو اہم بات ہوگی ناظرین وہ یہ ہوگی کہ شہباز شریف صاحب سپیچ کیا کرتے ہیں. کیا ان کی تقریر میں وہ تمام نقطے شامل ہوں گے جو ملک کو ریاست کو اس وقت مسائل کا سامنا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کی تقریر میں پی ٹی آئی کے دھاندلی کے بیانیے کے حوالے سے کچھ ذکر ہوگا، عمران خان کے لیے کچھ ہوگا، 9 مئی کے حوالے سے کچھ ہوگا؟ تو میرے نزدیک یہ باتیں بڑی اہم ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا پہلا بطور وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہوگا، ان کا وزیر اعظم کے طور پہ پہلا بیان کیا ہوگا. تو میرے نزدیک یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے. تو دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب منتخب ہونے کے بعد 11 بجے پولنگ شروع ہونی ہے تو کیا بات کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں، کس قسم کا ان کا پہلا سٹیٹمنٹ ہوگا. 5 سال کے لیے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد وہ الگ بحث ہے کہ 5 سال شہباز شریف صاحب پورے کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ الگ بحث ہے. لیکن 5 سال کے لیے منتخب وہ ہوئے ہیں، یہ تو پکی بات ہے نا. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو وزیر اعظم کے الیکشن سے پہلے کوہرام ملاقات ہوئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف والے گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس کہ ہمیں عمر ایوب صاحب کے لیے آپ سپورٹ کریں، ان کے لیے ووٹ دیں وزیر اعظم کا. مولانا صاحب نے انکار کر دیا. نواز شریف گئے شہباز شریف کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے. مولانا صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نے جو سٹانس پوزیشن لے لی ہے مجھے مشاورت کرنے دیں، مشاورت کر کے جواب دوں گا. تو کل مولانا صاحب کی پارٹی تو نہیں آ رہی. ابھی اسی اسنا میں تحریک انصاف نے اچکزئی صاحب کو نامزد کر دیا کہ آپ ہمارے صدارتی کینڈیڈیٹ ہوں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اچکزئی صاحب پہنچے گزشتہ روز جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، جو میں نے اہم ملاقات کا ذکر کیا شہر اقتدار میں. تو مولانا صاحب سے ملاقات میں اچکزئی صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی سپورٹ بھی چاہیے اور آپ کا ووٹ بھی چاہیے صدارتی الیکشن میں. اور ساتھ میں انہیں وہ کہتے ہیں نا پرانا تعلق گنوانا، پرانا تعلق بھی گنوایا کہ پرانا تعلق واسطہ ہے. تو میں تو بڑا پر امید ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ اور ووٹ کریں گے. لیکن مولانا صاحب نے وہی جواب دیا جو نواز شریف کو دیا کہ میرے لیے اکیلے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، ہم ایک پوزیشن لے چکے ہیں، تو مجھے وقت دیں، میں مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. تو اس ملاقات کے بعد مولانا صاحب جو ہیں وہ کراچی جا چکے ہیں، کیونکہ جمعیت علماء اسلام فے کا سندھ کا جنرل باڈی کا اجلاس ہونا ہے، پھر پنجاب کی جنرل باڈی کا اجلاس ہونا ہے، پھر اوور آل جو جمعیت ہے اس کا مرکزی ملک بھر کا جنرل باڈی کا اجلاس ہوگا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے صدارتی الیکشن کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے آج وزیر اعظم کے الیکشن کا کیا بنتا ہے. جاتے جاتے ناظرین جہاں اچکزئی صاحب پہنچے ہیں مولانا کے پاس کہ ووٹ اور سپورٹ کریں، وہیں پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھیے گا کہ جائے گی مولانا صاحب کے پاس زرداری صاحب کا ووٹ مانگنے کے لیے. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے پاس بھی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کل کے دن کی ایک اور بھی بڑی اہم خبر ہے جو اچھرے میں ایک واقعہ پیش آیا. خاتون جس کے لباس پہ عربی عبارت جس کو یرغمال بنا لیا گیا اچھرا بازار میں اور جان کے اس کو لالے پڑ گئے، مطلب ماحول ہی ایسا بن گیا نا. اور ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ جنہوں نے اس خاتون کو وہاں سے ریسکیو کیا. تو اب ناظرین خبر یہ ہے کہ وہ جو واقعہ اچھرا میں ہوا اس پر لاہور پولیس کے کچھ اجلاس ہوئے، جس میں پہلے تو یہ فیصلہ ہوا کہ مذہبی معاملہ ہے، اس کی ایف آئی آر درج نہ کی جائے. لیکن پھر الٹیمیٹلی فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، اس واقعے کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. تو وہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور 5 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں نامعلوم کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے اور یہ مقدمہ درج کرنے کے بعد اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک وہ گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ ایف آئی آر سیل کر دی گئی ہے، جو نامعلوم افراد ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے جو سوشل میڈیا پہ چلیں، ان نامعلوم افراد کی شناخت کی جا رہی ہے. تو جب تک یہ شناخت کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا تب تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوگی اور ایف آئی آر سیل کر دی گئی. یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ اس واقعے کے ایٹ لیسٹ چلو ایف آئی آر تو درج ہوئی. ایک میسج تو گیا ان لوگوں کو جو وہاں پہ اس خاتون کو یرغمال بنا کے اس کی جان کے در پہ تھے کہ بھائی قانون اپنا راستہ بنائے گا. قانون ایسے نہیں کہ بن گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، قانون اپنا راستہ بنائے گا. تو دیکھتے ہیں فردر اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آج، چاہے وہ وزیر اعظم کا الیکشن ہو، چاہے کوئی اور پولیٹیکل ہیپننگ ہو، یہ ساری تفصیلات نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ
تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.